हेलो हेलो वेलकम टू टुडेज क्लास। आपको क्या लगा सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेटिव की क्लासेस होने वाली है इस चैनल पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टुडे आई एम हियर विद अ लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक। तो ये सेशन देखने के बाद यू डोंट हैव टू रीविजिट दिस एंटायर टेक्स्ट बुक अगेन। आपके सारे 9 चैप्टर्स और सारी पोएम्स completely कवर होने वाली है, and I'm going to tell you everything you need to know from an exam perspective. तो ऐसा नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, बिकॉज आई एम होपिंग कि आप ये ऑलरेडी कर चुके हो। अगर नहीं भी किया है तो इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी सारे चैप्टर्स कि आप अपने क्वेश्चंस आराम से आंसर कर पाओ। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिटरेचर इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग की डिटेल्स फ्रॉम द प्लॉट। हाँ, आपको अपना बेसिक प्लॉट पता होना चाहिए। इधर उधर किसी का नाम भूल गए, कोई डेट भूल गए, कोई जगह भूल गए, वो चलता है। बिकॉज लिटरेचर का जो एग्जाम है वो चेक करता है कि आप उस टेक्स्ट से कैसे इंटरैक्ट कर पाए हो, इन द सेंस कि आपको उससे क्या महसूस हुआ, आप क्या समझे, आपके क्या ओपिनियंस हैं, और आप उनको कितनी अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते हो। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली किसी भी चैप्टर की थीम पकड़नी है। अगर आपके पास कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, और एक्सट्रैक्ट वहां पे रेडिली अवेलेबल होगा आपके लिए, जिसको आप पढ़ के अपने क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। सो प्लीज try to understand the core message, the theme of each chapter, instead of cramming all the unnecessary details that most of you are used to doing. With that in mind, let's get started. पहला यूनिट जो हमारा है उसमें हमारे पास अ लेटर टू गॉड है, और साथ में 2 पोएम्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। अब ये थीमेटिकली कैसे कनेक्टेड है पोएम्स, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले जल्दी से अ लेटर टू गॉड को समझ लेते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या मुझे ऑथर का नाम याद रखना है, क्या ये ज़रूरी है? तो मैं ये बता दूं कि ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपको याद रहे ऑथर कौन है, बट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम याद रहे। आपका हेल्प हो सकता है लंबे आंसर में, आप एक लाइन खा सकते हो ये बोल के दैट अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फुएंटेस। आप थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो, पर इससे आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो इफ यू हैपन टू फॉरगेट द नेम ऑफ द ऑथर दैट्स फाइन, बट बाय दिस पॉइंट मोर और लेस आपको सबके नाम याद ही होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ हमारे 2 जो की कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनको आप आराम से डिस्क्राइब कर पाओ। वो है हमारा लेंचो एंड हमारा पोस्ट मास्टर। इनको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? लेंचो इज वेरी इनोसेंट, ही इज नाइव, ही इज सुपर हार्ड वर्किंग, some might say he is also a bit foolish। पर ये जो है ये आप तब बोल सकते हो अगर आप उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो जो आपसे पूछता है कि जो लेंचो ने किया वो सही है कि नहीं है। पोस्ट मास्टर की हम बात करें तो ही इज अ कंपैशनेट पर्सन। इसके आप कोई भी सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, काइंड हार्टेड, एम्पैथेटिक, एनी सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स, मतलब इन सब के आप कोई भी सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। मुश्किल वर्ड नहीं याद आ रहा तो इजी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है? की थीम्स इस चैप्टर की क्या है? सबसे पहले तो, और ये तीनों वर्ड्स आप याद रखो, अनवेवरिंग, अनफ्लिंचिंग, अनशेकेबल, फेथ इन गॉड। ये हमारी एक की थीम है। लेंचो एम्बॉडी करता है इस तरीके के फेथ में जिसमें आपको इतना ब्लाइंड ट्रस्ट है भगवान के ऊपर कि आप एक सेकंड के लिए भी भगवान को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ठीक है? दूसरा है ह्यूमन काइंडनेस। जो पोस्ट मास्टर दिखाता है टुवर्ड्स लेंचो, दैट इज ह्यूमन काइंडनेस, कि वो आउट ऑफ द वे जाके अपने सैलरी से पैसे कट करके आसपास के कॉलीग्स को कन्विंस करके कि वो भी अपनी सैलरी से थोड़े पैसे कट करके, विद ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क दैट ही पुट्स इन, हिज इंटेंशन इज सिंपली कि एक गरीब फार्मर की मदद हो जाए और उसका जो भगवान में भरोसा है वो कायम रहे, वो बरकरार रहे। दैट इज सॉर्ट ऑफ द एपिटमी ऑफ ह्यूमन काइंडनेस।
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, सो इसको अलग कलर से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, दैट इज आयरनी। यहाँ पे आयरनी क्या है कि द वेरी पीपल हु एक्चुअली हेल्प लेंचो, लेंचो इज अक्यूजिंग देम ऑफ स्टीलिंग हिज मनी। जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अपने पैसे लेंचो को दिए हैं, लेंचो उन्हीं को बंच ऑफ क्रुक्स बुलाता है। ये आयरनी है इस चैप्टर की, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इस चैप्टर से। एक तो ये है कि जो हमारा रेन है और हेल है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। अब लेंचो विश कर रहा होता है या होप कर रहा होता है कि बारिश आए, बिकॉज एक रेनफॉल से उसको लगा उसका जो हार्वेस्ट है वो बेटर हो जाएगा। ऑल इट रियली नीडेड वाज अ लाइट शावर, एंड उसके बाद जितना अच्छा हार्वेस्ट होगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे लेंचो को। सो मोर रेन मेंट मोर मनी। लेकिन जो हेल है वो बहुत एक्सट्रीम वर्जन हो गया रेन का, वो कुछ ज्यादा ही हो गया, वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर हो गया। लेकिन आयरनी इधर ये है कि जो हेल है इट एक्चुअली रिजेंबल्स क्या, सिल्वर कॉइन्स। तो जो हेल which actually resembles silver coins is actually destructive, whereas the rain would have meant more money for Lencho. So this is a question that is commonly asked. एक subjective question पूछा जाता है इसमें, जिस वजह से मैंने इसको पिंक में मार्क किया है इस पर्टिकुलर वर्ड को, कि do you agree with Lencho and what he did? उसने जब उसको पैसे की जरूरत थी उसने सीधा भगवान को चिट्ठी लिखी, उसने और कुछ करने की कोशिश नहीं की कि वो कहीं पर जाके किसी से पैसे मांग ले या अपने किसी रिलेटिव को बोल दे, किसी बैंक से लोन ले ले। He did not try to do any of this. Instead, he simply wrote a letter to God and left it all upon him. Is this justified? Is this prudent? Is this intelligent behavior? इसमें आप yes और no दोनों argue कर सकते हो। अगर आप yes कर रहे हो कि जो लेंचो ने किया वो ठीक है, तो आप उसकी जस्टिफिकेशन इस तरीके से दोगे कि मदद तो हुई ना लेंचो की, and you can say that God works in mysterious ways or God works through his people. तो भगवान ने जो मदद करनी थी वो भगवान ने पोस्ट मास्टर के थ्रू कर दी, ये एक जस्टिफिकेशन है। या आप बोल सकते हो नो, लेंचो सिंपली गॉट लकी, इट वाज अ मेयर कोइंसिडेंस कि उसको उसकी चिट्ठी है वो सही हाथों में पड़ गई और उसको मदद मिल गई। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ भगवान पे रिलाई करने से मदद नहीं मिलती है। देयर इज नो मीन्स ऑफ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद गॉड। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं सीधा भगवान से बोलूं और भगवान मेरे को जवाब दे। तो टू रिलाई ऑन दिस, स्पेशली व्हेन यू are responsible for feeding your entire family, it's not a very smart or a prudent thing to do. ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि लेंचो ने संडे को ही क्यों चिट्ठी लिखने का सोचा। इसमें आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि इट इज सेफ टू अज्यूम लेंचो हु लिव्स इन मेक्सिको इज अ क्रिश्चियन एंड दैट इज व्हाई ही चोज संडे व्हिच इज अ होली डे इन क्रिश्चियनिटी टू राइट हिज लेटर टू गॉड। लेंचो को डिस्क्राइब किया जाता है एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो फील्ड्स में काम करता है वो लिटरली एक ऑक्स की तरह है। ऑक्स एक ऐसा जानवर है जिसको ब्रीड ही किया जाता है खेत में काम करने के लिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ लेंचो also worked. Alright, so this is all you need to know from a letter to God. Moving on to our two poems. Now, how are these two thematically connected? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोनों पोएम्स का थीमेटिक कनेक्शन बहुत सिंपल है, इट इज नेचर। लेकिन किस तरीके से नेचर को एक्सप्लोर किया जा रहा है इन दोनों पोएम्स में वो काफी अलग है। अब जब हम डस्ट ऑफ स्नो की बात करें, यहाँ पर नेचर का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, एंड फायर एंड आइस में हम नेचर का नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन ये नेचर डायरेक्टली नहीं है। फायर एंड आइस में नेचर is being used as sort of a metaphor or a symbol for human emotions. ठीक है, अब डस्ट ऑफ स्नो में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ओमेन्स की है, या हम इनको भी सिंबल्स बोल सकते हैं। जो हमारे नेगेटिव ओमेन्स हैं, यानी कि क्रो, हेमलॉक, इनको लिटरेचर में हमेशा से कुछ ऑमिनस वर्ड आपको पता होना चाहिए, ऑमिनस, कुछ नेगेटिव
होने का संकेत माना जाता है। काला कौवा आ रहा है, सारी गॉथिक स्टोरीज में रेवन आ रही होती है जो कौवे से काफी सिमिलर एक बर्ड है। हेमलॉक ट्री पॉइजनस माना जाता है, सोक्रेटिस को हेमलॉक पॉइजन देकर ही मारा गया था। सो डेथ, डिस्ट्रक्शन, बैड न्यूज, इन सब के ओमन्स है क्रो एंड हेमलॉक, बट हियर अकॉर्डिंग टू द पोएट दे ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, और जो मूड पोएट का खराब हुआ होता है वो ठीक हो जाता है हेमलॉक और क्रो की वजह से। तो इसमें जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है कि नेगेटिव चीज हमने बना दी, जबकि नेचर में इनहेरेंटली कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इन सब चीजों को कॉनोटेशंस बोलते हैं। द वर्ड इज कॉनोटेशंस, और ये कॉनोटेशन हम देते हैं। किसी चीज को हम पॉजिटिव कॉनोटेशन देते हैं, किसी चीज को नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं। आपका हो सकता है कोई चीज ऐसा बहुत बारी होता है, आप कोई चीज खाते हो जो आपको ज्यादा बहुत पसंद है, कोई डीप फ्राइड चीज हो, आप ज्यादा खा लेते हो तो एकदम से उससे मन उठ जाता है, तो आपकी फेवरेट चीज से वो एक डिस्गस्टिंग चीज बन जाती है आपके लिए। तो इसमें एक तरीके से उसका कॉनोटेशन आपके लिए चेंज हो गया है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन गई। इनहेरेंटली अपने आप में वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, आप उससे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो उससे वो पॉजिटिव या नेगेटिव बनती है। डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताने की कोशिश करे कि इवन दो इन सब चीजों को हम एज नेगेटिव वुमेन्स एज ट्रोप्स यूज करते आए हैं, डजंट मीन that they are supposed to have a negative impact on you. In fact, the poet was having a bad day, लेकिन उनका change of mood हुआ because of a small occurrence in nature. कितनी छोटी सी बात है, शायद आप नोटिस भी ना करो कि एक कौवे ने थोड़ा सा आपके ऊपर स्नो गिरा दिया है, लेकिन एक छोटी सी बात का कितना profound impact हुआ है. That is what this poem is showing. Now coming to fire and ice, यहाँ पर दो चीजों को compare किया जा रहा है. Fire, which is a stand-in for fire emotions, और fire emotions कैसे होते हैं? Passionate होते हैं. तो fire is passionate emotions and ice is hateful emotions. और जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि as somebody who has experienced both passionate, ज़्यादा passionate emotions और hateful emotions, I feel that both are capable of destroying our world. इसमें जो death और destruction एक तरीके से apocalypse की जो बात की है वो नेचर से नहीं हो रही है, वो ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रही है. आप अपने आसपास देख सकते हो, अभी अरावली के पीछे इतना डिबेट हुआ है कि उसको क्यों काटा जा रहा है, कितने सारे जंगल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब कुछ ह्यूमन एक्शंस और ह्यूमन ग्रीड की वजह से हो रहा है. सो व्हाट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू से इज जब एंड ऑफ वर्ल्ड एंड डिस्ट्रक्शन होगा तो वो नेचर की तरफ से नहीं होगा, वो एक्चुअली ह्यूमन एक्शंस की वजह से ही होगा, बिकॉज ऑफ दीज अनकंट्रोल्ड इमोशंस ऑफ आवर्स. सो यहाँ पर जो फायर इमोशंस हैं, यू कैन से, और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इमोशंस लिस्ट कर दिए जाते हैं, यू आर सपोज टू फिगर आउट कि वो फायर इमोशंस के अंदर आता है कि आइस. सो एनीथिंग दैट हैज टू डू विद बीइंग कोल्ड, hating some, hate आप फिर भी कह सकते हो कि hate also requires a certain amount of passion. So instead of hateful emotions, so that you don't get confused, we can just call it indifference. Indifference means to not care. इस हद तक आप केयर नहीं कर रहे हो किसी चीज के बारे में कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, बर्बाद ही होती रहे, कोई मरे मरता रहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है. दैट इज इनडिफरेंस. सो सारे फायर इमोशंस जिसमें बहुत ज्यादा पैशन है, आप किसी को बहुत पैशनेटली प्यार करते हो या उससे नफरत करते हो, दोनों फायर इमोशंस है. लस्ट इज अ फायर इमोशन, ग्रीड इज अ फायर इमोशन, एंड इनडिफरेंस, अलोफनेस, नॉट अलोफनेस ऑल्सो टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट, नॉट केयरिंग. एंड आप टर्मिनोलॉजी से भी समझ सकते हो दैट व्हेन वी डोंट गेट अलोंग विद समबडी एंड वी आर ट्राइंग टू इग्नोर देम, तो हम कहते हैं कि आई एम गिविंग हिम द कोल्ड, आई एम गिविंग हिम अ कोल्ड शोल्डर. या फिर जब आप देखोगे कि जब अमेरिका ने कम्युनिज्म पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, तो जो वॉर थी वो आउटराइट नहीं हुई थी. ऐसा नहीं है कि ट्रूप्स जा रहे हैं वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, बॉम्ब्स गिर रहे हैं. इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ डिप्लोमेटिक वॉर कि आपने सारे ट्रेड टाइज कट कर दिए, आपने उनके साथ डिप्लोमेसी करनी बंद कर दी, तो इसको कोल्ड वॉर बोला गया था. तो कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स देम. आप आउट ऑफ द वे जाके बॉम्ब नहीं गिरा रहे हो, आप आउट ऑफ द वे जाके वहाँ लोगों को नहीं मार रहे हो, बट आपने उनको एक्नॉलेज ही करना बंद कर दिया, इसीलिए उसको कोल्ड वॉर बोला गया था. तो ये सारे हमारे
आइस इमोशंस हो गए हैं। अब जल्दी से अगर थोड़ा बहुत पोएटिक डिवाइसेस पे बात कर ले, सबसे पहले आपको दोनों में सिंबलिज्म भर भर के देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे नेगेटिव सिंबल्स हैं दैट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ पे हमारे सिंबल्स हैं फायर एंड आइस व्हिच एज यू नो स्टैंड फॉर इमोशंस। यहाँ पे आपको एक इंस्टेंस ऑफ रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, सम से oops इसको बड़ा कर देते हैं, देयर वी गो, ऑलराइट। एंड फेवर फायर कहाँ गया? हाँ, फेवर फायर अगेन आपके एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर यहाँ दोनों जगह आपको इंजैम्पमेंट देखने को मिल रहा है। इंजैम्पमेंट क्या होता है? जब आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर जाते हो इन अ पोएम विदाउट एडिंग एनी पंक्चुएशन, या उसको आप कंटिन्यूएशन में ही चलाते जा रहे हो लेकिन पोएम का नेक्स्ट लाइन बना लेते हो ताकि वो एक पोएम के फॉर्मेट में फिट हो जाए, उसको इंजैम्पमेंट बोलते हैं। वो देखने को आपको मिल रहा है। एक और चीज यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है, जैसे हम नॉर्मली बोलेंगे हम वैसे नहीं बोल रहे हैं, इस पोएम में हम उल्टा सीधा करके बोल रहे हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, नॉर्मली आप बोलोगे दैट देयर वाज अ क्रो ऑन अ हेमलॉक ट्री एंड ही शुक एंड सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन मी। दिस इज हाउ यू वुड नॉर्मली से दिस इन इंग्लिश इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन कि मेरे साथ ये हुआ है। पर यहाँ पे हम द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी से स्टार्ट करें जस्ट टू मेक इट मोर पोएटिक, सो इसमें इन्वर्जन भी यूज हुआ है। आप पोएटिक डिवाइसेस के बारे में ये याद रखो कि मेटाफर, अलिट्रेशन, सिमिली ये आप इजीली पहचान सकते हो, सिंबलिज्म इजीली पहचान सकते हो। सिंबलिज्म ऑलमोस्ट हर पोएम में हो ही रही होती है इन सम फॉर्म और द अदर। कोई और अगर अनोखा पोएटिक डिवाइस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो उसको मेंशन कर दिया जाएगा और उसका आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नोइंग द डेफिनेशन ऑफ ईच पोएटिक device, it will be explained to you. If something weird like synecdoche comes up in the exam, तो synecdoche का explanation साथ ही साथ उसका एक example दिया जाएगा, फिर आपको बोलेंगे कि इस पोम में synecdoche recognize करो, ठीक है? तो ज़्यादा stress लेने की ज़रूरत नहीं है। Now we can move on to Unit 2, which starts with Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. You all get very overwhelmed with this chapter क्योंकि लंबा है, बहुत कुछ है इसमें याद रखने के लिए, पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो this was South Africa's fight against apartheid, ठीक है? तो you should know what the apartheid means. इसका मतलब होता है सेपरेटनेस, जिसमें जो व्हाइट्स थे वो डोमिनेट करते थे ब्लैक पॉपुलेशन को, और ये जो डोमिनेशन है इसको आप डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज कर सकते हो, ऑप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन, आप बोल सकते हो दैट दे held a prejudice and tyranny. So ये सारे words are that you can use to describe what was happening with the white people, with the black people at the hands of the white. जो white थे वो actually में minority थे, blacks majority थे, फिर भी whites held all the important positions in the government. They sort of ruled साउथ अफ्रीका। जैसे आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि इंडिया में इवन दो इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इंग्लिश रूल करते थे, एंड ऑब्वियसली जो लॉज थे वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, ब्लैक्स के पास कुछ हक नहीं थे, लीगल राइट्स नहीं थी, और इसी चीज़ के अगेंस्ट वो बहुत टाइम से लड़ रहे थे। और ये जो कल्मिनेशन था इस पूरे फाइट का, फ्रीडम फाइट का, ब्लैक लिबरेशन का, उसका जो एंड हुआ वो ऐसे हुआ कि नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट, द फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड दिस चैप्टर इज जस्ट excerpts from his autobiography, specifically on the day जब उनका inauguration हुआ था, and he gave a speech and what he felt at the time. तो important चीज़ें क्या है? सबसे पहले नेल्सन मंडेला vows की आज के बाद साउथ अफ्रीका की धरती पे कभी इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी जाएगी, इस तरीके का ऑपरेशन बाय वन on the other नहीं देखा जाएगा. Everybody is going to be equal before the law. Whites and blacks are going to have equal rights. अब ऐसा नहीं है कि अब black supremacy आ गई है, everyone is equal. दोनों national anthems गाए जाते हैं, दोनों national anthems गाने का
जो मीनिंग है वो ये है कि अब बोथ ऑफ देम हैव एन इक्वल स्पेस इन साउथ अफ्रीका. द मिलिट्री इज डूइंग फॉर्मेशंस इन द स्काई. यही मिलिट्री पहले विदाउट एनी सबूत, विदाउट एनी हार्ड एविडेंस ब्लैक्स को अरेस्ट कर रही थी, पकड़ रही थी एंड इनकार्सरेट कर रही थी. यही मिलिट्री अब अपनी अलीजेंस दिखा रही है एक ब्लैक प्रेसिडेंट को. एक ब्लैक प्रेसिडेंट को ये बता रही है कि अब हम आपके सपोर्ट में है, आपके समर्थन में है. तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है. दुनिया भर से लोग आए हुए होते हैं. ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड, सारी कंट्रीज के VVIPs, highest dignitaries are all there. That's why Nelson Mandela calls it a rainbow gathering. लोग अपने अलग कल्चर्स, अपनी अलग लैंग्वेजेस को लेकर आए हैं इस हिस्टोरिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए. सो इट्स अ रेनबो गैदरिंग. नेल्सन मंडेला दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोलते हैं जिसपे नॉर्मली क्वेश्चन आता है. एक है कि उनका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है. तो वो ये समझाते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम वो सिंपली रनिंग इन द फील्ड्स, कि मैं भाग लूं, मैं खेल लूं, मैं खा लूं. थोड़े बड़े हुए तो जैसे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे मम्मी पापा की बात नहीं सुननी है. फॉर हिम ऑल्सो दैट बिकेम हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम. वो इसको एक ट्रांजिटरी फ्रीडम बोलते हैं कि बहुत ही छोटी सी बहुत मीनिंगफुल फ्रीडम नहीं है, इट्स जस्ट अ पासिंग फेज. असली फ्रीडम का मतलब उनको समझ आता है एज एन एडल्ट, एज अ ब्लैक एडल्ट इन साउथ अफ्रीका. ही रियलाइजेस कि जब तक उनकी कम्युनिटी के लोग फ्री नहीं है तब तक वो फ्री नहीं हो सकते. जब तक हर एक ब्लैक इंसान लिबरेटेड नहीं है साउथ अफ्रीका में, तब तक वो फ्री नहीं हो सकते. एक के भी पैरों पे अगर चेन्स लगी हुई है, अगर एक को भी उसके रेस की वजह से, उसके कलर ऑफ स्किन की वजह से जेल में जबरदस्ती डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उससे उसके हक छीने जा रहे हैं, किसी के साथ भी हो रहा है, मतलब सबके साथ हो रहा है. सो फ्रीडम एज अ कॉन्सेप्ट इट हैज टू अप्लाई टू एवरीबडी. या तो सारे ब्लैक्स फ्री है या कोई भी ब्लैक फ्री नहीं है. That was his concept of freedom as an adult that he understood. Second thing commonly asked about is twin obligations. क्या एक ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं इंसान के? ट्विन का मतलब टू. ही एक्सप्लेन्स कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक टुवर्ड्स देयर फैमिली, दूसरा टुवर्ड्स देयर नेशन एंड देयर पीपल. एंड देन ही एक्सप्लेन्स कि जो दूसरा ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स नेशन एंड पीपल, उसको पूरा करने के लिए कभी कभार अपने पहले ऑब्लिगेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी लाइफ कैसे दे सकता हूँ जब तक हमारी सोसाइटी हमारे कलर, हमारे जैसे दिखने वाले लोगों के अगेंस्ट इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ कि कल को मेरी वाइफ कहीं बाहर जाएगी तो उसके अगेंस्ट कुछ रेसिस्ट अटैक नहीं होगा, मेरे बच्चों को पढ़ने दिया जाएगा, उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, उनको एक इज्जत वाली डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने को मिलेगी. मैं इस चीज की गारंटी ही नहीं ले सकता और अपनी फैमिली के टुवर्ड्स अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता जब तक मैं अपने नेशन, अपने लोगों के टुवर्ड्स अपनी ऑब्लिगेशन ना पूरी करूं और उनके लिबरेशन के लिए ना लड़ूं. अब जब वो लिबरेशन के लिए लड़ रहे होते हैं, ही says that he went from being a law abiding citizen to a criminal. वो अपने आप को क्रिमिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो रेसिस्ट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है हेडेड बाय द व्हाइट्स, उनकी नजर में तो वो क्रिमिनल ही है. जैसे हमारे जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह को फांसी क्यों चढ़ाई? क्योंकि वो इंग्लिश की नजरों में, ब्रिटिशर्स की नजरों में एक क्रिमिनल ही थे. तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है आइडियोलॉजी का. और क्योंकि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी एक इनहेरेंटली रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी है, जो भी उनके अगेंस्ट इन चीजों के लिए लड़ रहा है वो उनकी नजरों में क्रिमिनल ही होगा. इस वजह से नेल्सन मंडेला हैड टू लिव अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब क्या है कि वो हमेशा शैडोज में रहते थे, छुपे हुए रहते थे, ज्यादा नजरों में नहीं आना चाहते थे, ताकि वो इस पूरे कॉज के लिए लड़ सके. ही नेम्स अ फ्यू फ्रीडम फाइटर्स जिनके नाम आपको थोड़े बहुत याद रखने चाहिए. वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, ब्रैड फिशर, ये लोग एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों उन फ्रीडम फाइटर्स के जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, अपनी जिंदगी लगा दी ब्लैक्स को लिबरेशन दिलाने के लिए. और अब वो शायद नहीं है हमारे साथ, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं, लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उन लोगों की वजह से ही हूँ. And another important thing that he says is कि उनकी country का greatest resource is the people of the country, South African people, not the rarest of diamonds, not any minerals, it is the people.
All right, this is what you need to know about this chapter. Moving on to our poem here, it is a tiger in the zoo. अब thematically ये कैसे connected हैं? जैसे the blacks were living in sort of a captivity, they were not liberated, they were not given their rights. Here a tiger in a zoo is actually in captivity. ठीक है, वो captivity में ही है, और एक टाइगर को जो नेचर हक देता है कि तुम फॉरेस्ट में रहोगे, तुम अपनी मर्जी से घूमोगे, तुम जिसको चाहो अटैक करोगे खाना खाने के लिए, ये हक टाइगर को नेचर ने दिए और हमने एज ह्यूमंस उससे ये हक छीना है. ये एक टाइगर की कहानी है. स्टार्ट ही होती है ही से, विच इज अ पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि टाइगर को क्यों पर्सोनिफाई किया गया है. इसीलिए पर्सोनिफाई किया गया है ताकि हम उससे और एम्पथाइज कर सके, बिकॉज एज ह्यूमंस हमें ह्यूमन पेन समझ में आता है, शायद एनिमल का पेन नहीं समझ में आए उतने अच्छे से, ताकि हम समझ सके कि टाइगर पे क्या गुजर रही होगी. टाइगर को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है. यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि बेचारा कैसे एक डेजोलेशन के साथ, डिप्रेशन के साथ चुपचाप अपने केज में घूम रहा है. एक टाइगर जिसको जंगल में दौड़ना चाहिए, चुपचाप अपने केज में चक्कर काट रहा है और घूम रहा है. एंड यहाँ पे कुछ मेटाफोर्स के यूज हुआ है. स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, साउंड रिपीट हो रहा है. स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. इसका मतलब क्या है? पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट से हम बात कर रहे हैं पॉज की. जो टाइगर के पॉज होते हैं उसको पैड्स ऑफ वेलवेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो वेलवेट जैसे सॉफ्ट है, और बिकॉज टाइगर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेप्स ले रहा है तो वो एक पैड्स ऑफ वेलवेट बोला जा रहा है. क्वाइट रेज, क्वाइट रेज आता है एग्जाम में एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्यों है ये? व्हाई इज इट अ क्वाइट रेज? बिकॉज जो टाइगर है वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपना गुस्सा, इज नॉट एबल टू शो एवरीबडी इट्स ट्रू सेल्फ कि मैं कितना खूंखार हूं, और उसको अपना जो रेज है वो दबा के रखना पड़ रहा है, इसीलिए इट्स अ क्वाइट रेज. देन वी गो ऑन टू ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज. तो ये सब वो है जो राइटफुली हक है टाइगर का नेचर में करने के लिए. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. लेकिन ये उसकी रियलिटी है कि अब उसको कितना टॉर्चर फेस करना पड़ रहा है, कितना ऑपरेशन फेस करना है. लेकिन एंड में हम ये देखते हैं कि इट्स नॉट दैट अभी भी टाइगर का जो होप है वो मर गया है. एट द एंड व्हेन ही सीज द पेट्रोलिंग कार्स, he looks at the brilliant stars, that's when he realizes कि there is still hope, there is a sky beyond the confines of his cage. आगे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और उसी से उसको एक होप मिलती है कि शायद किसी दिन मैं भी फ्रीडम एक्सपीरियंस कर पाऊँ. ऑलराइट, okay, moving on to the next unit where we first start with two stories about flying. तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी easy है. तो पहला जो हमारा story है, let's sort of divide this up. पहली जो हमारी story है वो है यंग सीगल की. दूसरी जो हमारी story है वो है हमारा ब्लैक एरोप्लेन. Now let's thematically see दोनों क्या है. Young Seagull is sort of a coming of age story, यानी कि एक जो बड़े होकर जब आप दुनिया में अपने पहले कदम रख रहे होते हो तो किस तरीके की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, उसकी कहानी है. यंग सीगल इससे पहले कभी उड़ा नहीं था, बहुत कंफर्टेबली अपना रह रहा था, और उसकी मदर एंड उसके पेरेंट्स आके उसकी सारी नीड्स का ख्याल रख रहे थे. Now that is not the case anymore. The seagull has to get out on his own. He has to fly on his own. He has to catch his own fish. अपना खाना भी उसने खुद ढूंढना है. So it's a coming of age story. उसको बहुत डर लग रहा है उड़ने से, अपनी first flight लेने से. So it is also about facing your fears. इसमें कुछ important चीजें जो एक इंसेंटिव था सीगल का उड़ने का, वो हंगर था. आप इंस्टेंसेस देख सकते हो स्टोरी में दैट ही वाज मैडेंड बाय
हंगर, और एंड में जो उसकी मदर है, शी यूजेस फूड एज बेट टू गेट द सीगल टू फ्लाई। वो आती है, उसको पता है कि इसने 24 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया हुआ, इसको बहुत तड़पती हुई भूख लग रही है और इसको अभी खाने के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं फिश डैंगल करूंगी इसके सामने तो शायद इसमें हिम्मत आ जाए, वो इसको एक मोटिवेशन की तरह यूज करे उड़ने के लिए। सो मदर के पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा सा यहाँ पे टफ लव देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मदर ने किया वो सही किया कि नहीं किया, तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि सही किया। बहुत बारी जो बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है, और पेरेंट को ज्यादा आइडिया होता है, तो कभी कभार जो एक्शंस एक पेरेंट के क्रूअल लग सकते हैं वो एक्चुअली में क्रूअल नहीं होते। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ये है कि जब आपको बचपन में दवाई पिलाई जाती थी, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कड़वी चीज क्यों पिलाई जा रही है, मुझे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए वो दवाई जरूरी थी, इसीलिए जबरदस्ती डांट के जैसे भी पिलानी पड़ती थी, आपके माँ बाप आपको पिलाते थे। टफ लव का एक एग्जाम्पल है। एंड एक क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग सा आता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस स्टोरी में? तो नेसेसिटी क्या थी यहाँ पे? सीगल के लिए फूड थी, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। सो उसके लिए जो नेसेसिटी थी उसने उसको पुश किया टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। जनरली हम लोग कोई भी चीज इन्वेंट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जरूरत होती है दुनिया में। जब तक जरूरत नहीं है तो आप आउट ऑफ द वे जाके किसी चीज को क्यों इन्वेंट करोगे, किसी चीज पर अपनी एनर्जी क्यों खर्च करोगे? सो ये यंग सीगल की कहानी है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वाइट इजी, यही क्वेश्चंस आते हैं इससे। ब्लैक एरोप्लेन में आए तो सबसे पहले इसमें हमें देखने को मिलता है सुपर नेचुरल वर्सेस साइकोलॉजिकल। इसका मतलब क्या है? एंड में जब हमारा नरेटर आता है और बोलता है कि मुझे थैंक करना है वो ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को, उसने मुझे स्टॉर्म से निकाला, तब हमें पता चलता है कि कोई ऐसा पायलट था ही नहीं और नरेटर का ओल्ड डेकोटा इकलौता प्लेन था उस दिन रेडार में। ये ओपन एंडेड छोड़ा गया है ऑथर द्वारा। सो नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने आके हमारे नरेटर की हेल्प की, was it a supernatural intervention or was it simply the narrator's own mind playing tricks on him? कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंसे होते हैं और हमारा कोई ऐसा स्किल बाहर निकलता है जो हमें पता ही नहीं था हम में है। इसको आप एड्रेनलिन की वजह से, एड्रेनलिन इंड्यूस्ड बोल सकते हैं, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, पर हमारे ब्रेन के हर कोना एक्टिवेट हो जाता है हमारी मदद करने के लिए उस सिचुएशन में। शायद यही कुछ हमारे नरेटर के साथ भी हुआ था, एंड ही डिडंट रियलाइज, एंड इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि वो अपनी खुद की मदद कर रहा है, ही स्टार्ट्स hallucinating another person who is flying a plane. Okay? तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों स्टांसेस को जस्टिफाई कर सकते हो। दैट इज इंटायरली अप टू यू एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई इट प्रॉपर्ली। अगर हम थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच देखें हमारे नरेटर का, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा नरेटर इम्पल्सिव है। He decided to fly out that night solely because he was homesick, he wanted a good English breakfast, he wanted to get home as soon as possible, and he decided to take a risk. So we can say he's a bit impulsive, he is a risk taker, but he is also, you can say he is resilient and he is able to face fears confidently. ठीक है? जब नरेटर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैल फंक्शन करने शुरू हो गए, कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था, he still didn't give up, he did not lose hope, he was able to face his fears confidently. So this is how we can describe the narrator, and that's all you need to know for this chapter. All right, next we come to how to tell wild animals. It is very humoristic. तो ये जो लिखी गई है पूरी पोएम, इट्स सॉर्ट ऑफ रिटन एज ए लाइक अ गाइड और अ मैनुअल। और यहाँ पे फनी चीज ये है कि गाइड और एक मैनुअल सीरियस होती है, आपको सीरियस इंफॉर्मेशन दे रही होती है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको सीरियस इंसाइट्स मिल रहे हैं कि अलग अलग एनिमल्स कैसे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गेटिंग एनी सीरियस इंसाइट,
यू आर गेटिंग अ ह्यूमरस टेक. तो आप इस पोम के टोन को क्या बोलोगे? इट इज humorous. All right, it is light-hearted. It is a bit sarcastic at times. ठीक है. और इधर जो important references हैं, एक तो ये है कि poetic license का काफी यूज हुआ है. What is poetic license? पोएटिक लाइसेंस मीन्स जब आप जान के कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो या कोई ग्रामर की गलती करते हो ताकि आपकी जो लाइन है वो आपके पोएम के मीटर में फिट हो जाए या आपके पोएम को एक थोड़ा और जो एक्स फैक्टर है वो दे दे, जान के गलती करने को पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं. ठीक है, ये लाइसेंस है पोएट्स के पास क्योंकि उनको इतनी अच्छी नॉलेज है ऑलरेडी स्पेलिंग्स की, वोकैब्युलरी की, ग्रामर की. दे आर अलाउड टू मेक जानबूझ के सम मिस्टेक्स ताकि their poem sounds more rhythmic, more melodious, meter उसका सही बैठ जाए, etc. etc. So you can see that over here with Dian to make it rhyme with lion. ऐसे कुछ और examples हैं, lep and lep again, जो कि leopard की तरह sound कर रहा है, तो he'll only lep and lep नहीं leap and leap होना चाहिए, but we are using poetic license here और उसको lep and lep किया है. एक और word जो use हुआ है जो इस अभी slide में नहीं है, non-plus, it's not a word, मतलब इसको अलग तरीके से use किया है. That's also an example of poetic license. यहाँ पे आपको एक चीज जो समझनी पड़ेगी कि वो है a reference. बाकी सबकी तो आप देख सकते हो कि उनकी बॉडी कैसे डिस्क्राइब किए, उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स कैसे डिस्क्राइब किए हुए. एक रेफरेंस यहाँ पे होता है क्रोकोडाइल टीयर्स को. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्रोकोडाइल, इट इज सेड कि उनके जो आंखों से आंसू निकलते हैं आफ्टर किलिंग अ प्रे, इट मेक्स इट सीम लाइक कि जो क्रोकोडाइल है वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने क्या किया है, जबकि ऐसा नहीं है. इट्स प्रोबेबली सम फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन. तो इससे इंग्लिश में ये फ्रेज आया है क्रोकोडाइल टीयर्स. जब कोई रोता है दिखाने के लिए, अंदर से उसको दुख नहीं हो रहा है पर वो दिखाने के लिए रोता है कि लोगों को लगे कि उसको दुख हो रहा है, उसको क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं. तो जब इस सब की बात, इसका रेफरेंस होता है इस पोएम में क्रोकोडाइल और हाइना वाले स्टैंजा में, तो इसका मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स का ये है. अगर क्वेश्चन में आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट व्हेन यू शेड टीयर्स but you do not mean them, you are not feeling, you don't actually feel sad, but you shed tears just to show people or manipulate people into thinking that you're sad. That's when it is said that you are shedding crocodile tears. Okay, बाकी इसका तो बहुत easy है, the way all of them are being explained. यहाँ पर एक थोड़ा sarcasm, hyperbole अभी आप कह सकते हो यूज हुआ है कि बहुत फनी है कि डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कैसे ये एनिमल्स आपको मार देंगे. तो ऑब्वियसली दिस इज अ सीरियस इशू इन रियलिटी की. अगर आपका किसी वाइल्ड बीस्ट के साथ इनकाउंटर होता है और वो आपको मार दे, दैट्स अ वेरी ग्रूसम हॉरिफिक डेथ. बट यहाँ पे उसको थोड़ा मजाक में यूज किया जा रहा है. सो स्लाइट एग्जैजरेशन इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर टू गिव अ ह्यूमरस टोन टू द पोम. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ वेरी philosophical ball poem. So इसका मेन जो थीम है वही आपको समझना है, बिकॉज ये इन कंजंक्शन विद अदर चैप्टर्स बहुत पूछा जाता है कि सरमन एट बनारस और बॉल पोएम में आप लॉस के बारे, लॉस को कैसे डिपिक्ट किया गया है उसके बारे में कुछ बात करो. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो ये जो बॉल पोएम है, इट इज बेसिकली अगेन जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट कमिंग ऑफ एज था, ये भी एक कमिंग ऑफ एज पोएम है जिसमें एक बच्चे का फर्स्ट एनकाउंटर होता है किसके साथ? लॉस के कॉन्सेप्ट के साथ. अब ये उसका होता है उसके बॉल के थ्रू, बट यहां पर जो बॉल है, दिस इज ऑल्सो अ सिंबल for many other things in life that you lose along the way. It can be material things,
it can be relationships, it can be the actual death of people, कुछ भी हो सकता है. So general loss के लिए ball को एक symbol बना के use किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में what being repeated, and जो narrator है he is sort of watching from a distance. The poet, he is watching from a distance, he is not involved, he is not interfering, he is not intervening. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि लॉस के ग्रीफ को ओवरकम करने की जो जर्नी होती है वो बहुत पर्सनल होती है, वो आपकी अपनी होती है. उसमें कोई भी आके आपको कुछ भी बोले, it's really not going to help until you figure out a way to deal with it yourself. तो यहाँ पर भी वही दिखाया जा रहा है. That's why पोएट सिर्फ दूर से एक ऑब्जर्वेशन, एक फिलोसॉफिकल सॉर्ट ऑफ जो रूमिनेशन होता है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और कुछ नहीं. एंड यहाँ पर बॉल को अपनी अलग पर्सनालिटी दी गई है कि वो मैरिली जा रही है, मैरिली बाउंस कर रही है, कि मतलब बॉल खुशी खुशी जा रही है. एक तरीके से पर्सोनिफाई ही कर दिया बॉल को. इसका कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो चीज आपसे छिन के जा रही है उसको ये एहसास नहीं है कि उसका इम्पैक्ट आप पर क्या होने वाला है. सो द थिंग इटसेल्फ एंड द इमोशंस यू फील टुवर्ड्स इट, ये बहुत डिटैच्ड है, ये बहुत अलग चीजें हैं. इस वजह से ही आगे भी ये बोला जाता है, जिसपे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मनी इज एक्सटर्नल. इसका मतलब क्या है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच दैट थिंग कॉस्ट्स. जो आपने लूज किया है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट था, आपका उससे पर्सनल इंटरैक्शन क्या था, आपकी पर्सनल स्टोरी क्या जुड़ी हुई थी उस चीज के साथ, वो मैटर करता है. इट्स नॉट दैट अ बॉल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इट्स जस्ट दैट ये बॉल के साथ मेरी इतनी मेमोरीज है, इट इज लूजिंग दोज द मेमोरीज दैट हर्ट्स मी, नॉट लूजिंग द वैल्यू कि वो बॉल इतने की थी और वो अब हो गई है. दैट्स व्हाट दिस लाइन मीन्स, मनी इज एक्सटर्नल. बहुत बच्चे अटकते हैं इस वर्ड पे. एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब सिर्फ होता है द स्टडी ऑफ लाइक नॉलेज इटसेल्फ. सो आप इसको ज्यादा गहराई में मत घुसो, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट कि as the epistemology of laws is understanding the nature of laws. ठीक है, understanding the nature of laws. ठीक है. एंड लास्ट जो लाइन इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल पोएट हमें बोलते हैं दैट आपको जिंदगी में ये सीखना ही पड़ेगा कि आपको वापस खड़ा कैसे होना है, हाउ टू लीव योर ग्रीफ बिहाइंड, मूव ऑन एंड फिगर आउट अ वे टू लिव योर लाइफ अगेन. सो यहाँ पर टोन लाइक आई सेड बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव है, बहुत फिलोसॉफिकल है, सीरियस है. And the point is to help you understand that loss is an inevitable part of life. It is something that you have to, even though you don't want to, you have to make friends with. क्योंकि बार बार जिंदगी के हर पड़ाव पे आपको लॉस के साथ डील करना पड़ेगा. So you need to figure out a way to deal with it, and that's a part of being a human being. Okay. All right. Next we move on to a diary of Anne Frank. अब इसके बारे में पहला सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आई नो Anne Frank as a figure in history is linked to the Holocaust, Nazi Germany, the sort of big human catastrophe that the genocide of the Jews was. पर ये जो आपका चैप्टर है, it is simply an extract taken from the actual book Diary of a Young Girl. और ये जो पार्ट है ये उस टाइम से डील करता है जब नाजी ऑक्यूपेशन का इम्पैक्ट नहीं आया था एन फ्रैंक और उसकी फैमिली पर. तो यहाँ पर ये बोलना कि इस चैप्टर की थीम हॉलोकॉस्ट है, इतने डिफिकल्ट ऑप्रेसिव टाइम्स में जीना है, टू फाइंड होप इन सच डायर सर्कमस्टांसेस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है ये उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हमारा एक्सट्रैक्ट है दैट डील्स मोर विद अगेन adolescence, teenage years, figuring out the life around you, finding your voice, learning how to express yourself. That's what this chapter is about. तो यहाँ पर जो हम
जिस तरीके से एन फ्रैंक को देखते हैं, हम सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली एन फ्रैंक की जिंदगी में आगे जाकर क्या होता है और कितनी मुश्किलें उसको अपनी छोटी सी जिंदगी में फेस करनी पड़ी, एंड हाउ horribly she died in a concentration camp at the age of 16. Even though we know this, the Anne Frank that we know in our chapter is a bubbly, happy girl who is just figuring out her life just like anybody else. जब आप normal peace time में country में रह रहे हो, जो struggles आपकी है वही struggles इस वक्त Anne Frank की है. So पहली important चीज जो आती है वो ये है that she says paper has more patience than people. Why does she say this? Anne को ऐसा लगता है कि even though she has a very loving family, she talks very dearly of them, she has great friends in school, she loves talking to them, she still hasn't found that one somebody जिससे वो अपनी दिल की बातें कर सकती है. So she doesn't have what she describes as a confidant. A confidant is somebody जिससे हम अपने innermost, deepest, darkest secrets भी share कर सकते हैं, ठीक है? So because she doesn't have somebody like that who truly gets her in her life, her confidant becomes her diary, and because her diary is like a best friend, she gives her diary a name and christens her diary Kitty. वो अपनी डायरी को किटी बुलाती है उसको ह्यूमनाइज करने के लिए. She says paper has more patience than people because paper के पास वो सारी चीजें नहीं हैं जो commonly human beings में होती है. For example, bias, personal opinion, judgment. एक पेपर के पास ये सारी चीजें नहीं है. पेपर एक क्लीन स्लेट है, आप उसको जो बोलोगे वो सुन लेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि उसके पास ज्यादा पेशेंस है, एंड दैट्स व्हाई एन रिजॉर्ट्स टू राइटिंग इन हर डायरी एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स. और वो ये होप में लिखती है कि कभी ना कभी उसकी लाइफ में कोई आएगा जो उसका कॉन्फिडेंट बनेगा, तब तक के लिए उसके पास किटी है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में जो होती है दैट इज her interaction with Mr. Keesing. Now, Mr. Keesing is her mathematics teacher, and he first initially, तो अगर आप Keesing का character sketch भी बनाओगे, तो at first you can say he's strict, he is stern, और वो easily इतना punishment दे देते हैं Anne को, and he gets annoyed with Anne because she is very talkative. But you can also say because of his punishments that he is one sec that he is creative, he is unorthodox. Unorthodox क्यों? Because generally punishments क्या, उस टाइम पे तो बच्चों को मारना पीटना भी allowed होता था, अब तो खैर नहीं है, which is a good thing because no form of abuse is justified. लेकिन instead of giving the typical punishments जो उस टाइम पे दी जाती थी, he simply gave her an essay to write, and he engaged with her essay. As a matter of fact, Mr. Keesing के character में हमें एक change देखने को मिलता है, that he goes from being that strict math teacher to somebody who finds Anne's essays endearing, who finds her essays humorous. तो पहला essay Miss Chatterbox लिखने को मिलता है. Second, an incorrigible Chatterbox. Incorrigible का मतलब somebody who cannot be changed. ठीक है, वो जो ढीठ नहीं होते, ढीठ को incorrigible बोलते हैं. And third, quack 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 goes Mrs. Chatterbox. And last वाला जो quack 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 है, उसमें Anne also gets very creative. She writes a satirical poem about a swan, and Mr. Keesing takes it in good humor. तो आप देख सकते हो that he goes from being strict and stern to an actually understanding and friendly teacher. And एक point पे ये भी बोलती है, teachers are the most unpredictable creatures on the planet. She says this in the context जब उनके एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, उनको देखना होता है कि वो इस फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में पास होकर जाएंगे भी कि नहीं, and that's when she remarks कि they are the most unpredictable creatures on the planet. So this is what you need to know from this chapter. You can say that Anne is very, she speaks her mind, she likes to think. Anne का character sketch आपको देना पड़े तो आप समझ सकते हो कि उसको बहुत mature है, sensible है, she's
very forthright. She knows what she wants from life. She's a bit ahead of her years. She's wise, and she also is a critical thinker. ऐसा नहीं है कि punishment दी तो कुछ भी लिख के दे दिया. No, she puts her own arguments forward कि मेरा पक्ष भी तो सुन लो. So she's a very good thinker in that respect, and that's how you can describe Anne if you are asked to in any question. Next हमारे पास आता है अमेंडा. अमेंडा में सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करेगी आपको बार बार वो है रेपिटेशन. डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. इस रेपिटेशन का जो पॉइंट है वो इरिटेट करने का है, मेनली एम्फसाइज करने का है कि कितना ज्यादा टोका जाता है बेचारी अमेंडा को. ऐसा फील कराने के लिए है कि भाई अमेंडा हर चीज ही गलत कर रही है क्या, वो जो करने निकलती है उसके लिए उसको सुनने को मिल जाता है पुअर अमेंडा. सो इस वजह से इतना रेपिटेशन हो रहा है. इधर डोंट से डिड यू हो जाता है, एंड दैट कैरीज थ्रू आउट द पोम. अब इस पोम का सबसे यूनिक फीचर क्या है कि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये सारे, सॉरी स्टैंजाज है, पोएम है तो स्टैंजा होगा, स्टैंजाज है, ये सारे नैगिंग के स्टैंजा है जो अमेंडा के किसी गार्डियन के थ्रू किया जा रहा है. नाउ वी डोंट नो इफ इट्स अ मदर और फादर, इट्स अ गार्डियन, an adult figure in her life who is responsible for her, and they are constantly nagging her. और जो parentheses, इनको क्या बोलते हैं भाई, ये parentheses बोला जाता है इनको. parentheses का यूज किया गया है टू शो अमेंडास इनर वर्ल्ड, उसकी थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस और उसकी इमेजिनेशन. हर इमेजिनेशन में आप देख सकते हो सॉर्ट ऑफ एक मेटाफर है, कहीं एक अल्यूजन है, कभी अपने आप को मरमेड समझ रही है, कभी अपने आप को रैपंजल समझ रही है. अल्यूजन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी और कैरेक्टर को या किसी और पॉपुलर लिटरेरी वर्क या पोएम या मूवी के किसी और फिगर को आप रेफरेंस करते हो, या हिस्ट्री के किसी फिगर को रेफरेंस करते हो, उसके बारे में उसको मेंशन करते हो और एक्सप्लेन नहीं करते कि ये किसको मेंशन कर रही हूं मैं, तो उसको अल्यूजन बोला जाता है. तो यहाँ पर मरमेड का अल्यूजन हुआ है एज अ मिथिकल कैरेक्टर. रैपंजल का हुआ है जो कि जर्मन फोक टेल की बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, जिसपे डिज्नी की मूवी टैंगल्ड बनी है, जो अपने लंबे लंबे बाल छोड़ देती है प्रिंस ताकि उसके टावर में चढ़ के आ जाए. सो इन सब चीजों का मेंशन होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी. एमरल्ड सी अगेन यहाँ पे एक मेटाफर है, बताने की कोशिश करें कि ग्लिटरिंग और ग्रीन कलर का सी है, और अपने आप को वो ऑर्फन बोल रही है. एंड शी जस्ट इमेजिन्स और फैंटेसाइजेस अकेले रहना. शी wants to be alone because she's so fed up of all the nagging that takes place around her, that she has decided कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ऑर्फन ही सही, मैं मरमेड ही सही, मैं रैपंजल ही सही, मैं तो किसी को अपने टावर में आने भी नहीं दूंगी, मैं अकेले ही खुश हूँ, just leave me alone. That's her imagination. ठीक है. So that was Amanda. Now we come to Glimpses of India, divided into three beautiful, two we can say are sort of just giving us information about the place. One is a story, three of them exemplifying three different beautiful places in our country, and उनके बारे में जो unique features हैं उनके बारे में बताया गया है. So Baker from Goa में हमें पूरा एक पोर्चुगीज गोवन कल्चर का एक नॉस्टैल्जिक अकाउंट मिलता है. नॉस्टैल्जिक क्यों है, क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं ही इज रेमिनिसिंग, वो रेमिनिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपनी चाइल्डहुड को कि कैसे चीजें हुआ करती थी, हमारा कल्चर कैसा था, और उसको फॉन्डली रिमेंबर कर रहे हैं. फॉन्डली मतलब खुशी खुशी रिमेंबर कर रहे हैं. सो ये बता रहे हैं कि हमारे जो गोवन पोर्चुगीज गोवन कल्चर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था और एक इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता था वो बेकर करता था, जिसको हम पाडेर बोलते हैं, ट्रेडिशनल पोर्चुगीज बेकर. और ये इसीलिए है क्योंकि जो बेक्ड आइटम्स है दे आर वेरी इंटेग्रल, वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम लोग जब एंगेजमेंट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, शादी करते हैं, कोई भी फेस्टिविटी करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई बेक्ड आइटम बनना ट्रेडिशन है, कल्चर है, इम्पॉर्टेंट है.
और इसीलिए एक बेकर का जो आइटम है जो वो बेच रहा है उसका डिमांड कभी भी नीचे नहीं जाता. दैट्स व्हाई बेकिंग इज कंसिडर्ड वेरी लुक्रेटिव और परहैप्स वाज कंसिडर्ड अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन. लुक्रेटिव मतलब जो बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशन बन सकता है इन पोर्चुगीज गोवा. और यहाँ पर जो पाडेर है उसकी एक डिस्क्रिप्शन, 1 सेकेंड, ये क्यों चल गया सीरी, ठीक है. जो पाडेर का जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ऐसे दिया गया है कि वो प्लम्प है, थोड़ा हेल्दी है, गोज टू शो कि वो कितने अच्छे से पैसे कमा रहा है. ट्रेडिशनली जो पाडेर था वो कबाई पहनता था, बट नाउ स्टार्टेड वेयरिंग ट्राउजर्स जो एंकल से थोड़ा ऊपर होते हैं. और जोकिंगली अगर कोई उस लेंथ के ट्राउजर्स पहन के घूमता है जिसको हम कैप्रीज भी बोलते हैं तो उसको बोला जाता है कि तुम पाडेर जैसे बन के घूम रहे हो. पाडेर का जो सबसे सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग एसोसिएशन बच्चों के साथ था जो नरेटर बहुत फॉन्डली याद करता है, वो ये कि व्हेन ही यूज्ड टू कम विद हिज बैम्बू स्टिक सेलिंग ब्रेड होम टू होम, तो वो एक ब्रेड बैंगल्स नाम की चीज लेके आते थे जो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे खाने के लिए. एंड दे वुड जस्ट कम व्हेन दे हर्ड द झैंग झैंग ऑफ द pader and they would eat the bread bangles without even brushing their teeth. So this is the cultural significance. और फूड एंड कल्चर का हमारी शेयर्ड हिस्ट्री से बहुत क्लोज नाता है एंड दैट्स व्हाट्स बीइंग एग्जाम्प्लिफाइड इन दिस चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा. मूविंग ऑन टू कूर्ग. कूर्ग भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है ऑफ द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया विच इज कूर्ग, सिचुएटेड इन कर्नाटका. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, रेन फॉरेस्ट है, ग्रीन है, कॉफी एस्टेट्स है, इसलिए कॉफी के अरोमा हर जगह है. एंड देन वी गेट टू नो अबाउट द कुर्गी पीपल हु आर द कोडगूज. कोडगू लोग, कुर्गी लोग जो हैं उनके डिसेंट के बारे में क्वेश्चंस काफी आते हैं. तो ये आप याद रखो कि दो आर्ग्यूमेंट्स है कि या तो उनका डिसेंट अरब है या तो उनका डिसेंट ग्रीक है. दोनों की आर्ग्यूमेंट्स क्या दी जाती है? अरब बिकॉज वो जो कपड़े पहनते हैं कुपिया, which is a long black coat, it looks very similar to the Arabic kufiya. प्लस उनकी शादी में जो रिचुअल्स होते हैं वो नॉर्मल हिंदू रिचुअल से थोड़े से अलग है, तो उनमें थोड़ा सा अरब इन्फ्लुएंस हुआ है. ग्रीक डिसेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो अलेक्जेंडर की आर्मी से आता है. अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी आके जब यहाँ पर सेटल हुई तो ऑब्वियसली उन्होंने लोकल्स से मिक्स किया, आपस में शादी वादी हुई, तो जो आगे लिनिएज आई है वो पार्टली ग्रीक है. और इसमें जो the way that Kurgi people look उसको थोड़ा attribute किया जाता है उनके Greek descent को. Another very important thing about Kurgi people is that they are a martial race. और उनके जो history है उसमें उनके जो men रहे हैं they have been very good warriors from the beginning and there are many stories of valor ऑफ ब्रेवरी जो कुर्ग में आपको सुनने को भी मिलेगा. माएँ बहुत खुशी खुशी सुनाती हैं अपने बेटों की, अपने फादर्स की ये जो कहानियां हैं. एंड इस वजह से कुर्गीज आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी अ फायर आर्म विदाउट लाइसेंस. It's also one of the most decorated regiment in the Indian military and General Cariappa was also Kurgi. So ये कुर्ग के लोगों के बारे में हो गया. They're also very hospitable. They like to host you. वहाँ पे ब्यूटीफुल कॉलोनियल बंगलोज आपको मिल जाएंगे जहाँ आप जा सकते हो. अबाउट द लैंडस्केप इन जनरल तो बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे करने को. अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप के हो then you can do rafting, hiking, whatever adventure sport you want. If you're not that kind of a person then you can take strolls around the hills, you can smell the aroma of coffee, you can look at the flora and fauna, बहुत अलग अलग टाइप के ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड आपको एनिमल्स वहाँ पर मिल जाएंगे. आप घूमने के लिए बाइलाकुप्पे जा सकते हो. बाइलाकुप्पे इज द लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट इन इंडिया. सो यू विल सी लॉट्स ऑफ मंक्स जिन्होंने अपना ऑरेंज ओकर येलो कलर के रोब्स पहने हुए हैं वो आपको दिखेंगे वहाँ पे घूमते हुए. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ कुर्ग. देन वी कम टू टी फ्रॉम असम. यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, प्रांजल और राजवीर. अब जो राजवीर है वो बहुत एक्साइटेड है असम जाने के लिए बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग. प्रांजल के पापा टी एस्टेट के मैनेजर है. प्रांजल बचपन में वहीं पला बड़ा है, सो ही इज नॉट दैट एक्साइटेड. Rajveer is super pumped. He's taken aback by the beauty. He is in awe of the lush green fields that he sees around him. और वो over excited है and he also knows about the history of the place that he's visiting. वो बात करता है दो legends की
कि टी कैसे बनी. फर्स्ट ही गिव सम फैक्ट्स अबाउट टी कि कितने कप एक दिन में कंज्यूम किए जाते हैं. इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम ड्रिंक्स इन द वर्ल्ड, वेरी पॉपुलर. एंड देन ही एक्सप्लेन्स कि कैसे जो चाइनीज लेजेंड है और इंडियन लेजेंड है. चाइनीज लेजेंड में देयर वाज अ चाइनीज किंग, उनकी पानी बॉयल हो रहा था, उसमें गलती से टी के लीव्स गिर गए, एंड देन इट बिकेम अ वेरी yummy popular drink in China. And then we go to the Indian legend, which is a bit scary, how Bodhidharma was a Buddhist monk who was trying to meditate, and क्योंकि बार बार नींद आ रही थी, he cut off his eyelids, और जहाँ पर eyelids गिरी वहाँ पर tea plant grow हुआ. And from then on it is believed कि ये जो tea plant है ये sleep को banish करता है. तो ये दो legends है related to tea. And then when Rajveer finally they reach the Dhekiabade estate, वहाँ पर प्रांजल के पापा मिलते हैं उनको, and he is very impressed by Rajveer's knowledge of, you know, the second flush, which is considered the best flush of tea, and everything that he knows, and that is about tea from Assam. यहाँ पर आपको questions इन तीनों chapters के ही बीच के आ सकते हैं. You can get a question wherein Rajveer and Pranjal के बीच में आपको एक dialogue लिखना है जिसमें Rajveer is convincing Pranjal कि हमें कूर्ग घूमने जाना चाहिए. तो वो कैसे उसको कन्विंस करेगा. तो यहाँ पर आपको कूर्ग की जो सारी खूबियां हैं वो थ्रू राजवीर एक्सप्लेन करनी है प्रांजल को. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. नॉर्मली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एक्सट्रैक्ट बेस में ज़्यादा आते हैं. तो वहाँ पर आपको हेल्प हो जाती है क्योंकि बहुत चीज़ें हैं याद रखने के लिए, तो उधर आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा. अब इसकी पोम में आएंगे जो है द ट्रीज. नाउ सबसे पहली मैं आपको मिसकंसेप्शन क्लियर कराना चाहती हूँ कि द ट्रीज इज अबाउट women's liberation. It is not about deforestation. Unfortunately बहुत सारी गाइड बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे PY so called PYQs है. PYQ तो नहीं आया है कभी भी जिसमें उसको डिफॉरेस्टेशन के लिए बताया जा रहा है, बट बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें it's being said that this entire poem is about deforestation. It's not. Adrienne Rich was a well-known feminist writer. In fact, she was a radical feminist writer. So all of this was mainly on women's liberation. तो यहाँ पर जो trees हैं वो सिंबल है औरतों के लिए, ठीक है. और ये बताया जा रहा है कि एक ट्री की राइटफुल जगह क्या होती है. ट्री की राइटफुल जगह जंगल होती है, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ जंगल, व्हिच इज यू कैन से दैट द जंगल इज द आउटसाइड वर्ल्ड. यानी कि जॉब्स में, गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग वाली प्लेसेस में, जस्ट पब्लिक स्पेसेस इन जनरल, इंस्टेड ऑफ बीइंग आउट देयर, औरतों को कैद कर दिया है घर में. जैसे यहाँ पर अननेचुरल तरीके से ट्रीज को भी कैद कर दिया है. कहाँ? घर के अंदर. तो फॉरेस्ट जो है वो खाली हो गया है. अब वहां पर नॉर्मल नहीं फील हो रहा, इसीलिए बोला जा रहा है कि नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in the shadow. This is also an example of personification, क्योंकि सन अपनी फीट बेरी कर रहा है, फीट तो होती नहीं है सन की. सो दिस इज अ ह्यूमन क्वालिटी दैट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द सन, इसीलिए दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन. तो ये सारी जो नॉर्मल चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है बिकॉज वुमेन सारी कैद है घर में. उनको हाउस होल्ड ड्यूटीज में, फैमिली में फंसा के रख दिया है. और अब जो है टाइम आ गया है दैट द ट्रीज आर गोइंग टू फाइनली ब्रेक फ्री एंड दे आर गोइंग टू मेक देयर वे आउट, जो कि उनकी नॉर्मल जगह है. अब यहाँ पर बिकॉज ये पोम एक बहुत ही sort of पर्सनल स्पेस से आती है पोएट की, तो यहाँ पे वेरिंग इंटरप्रिटेशंस होती है हर चीज की. फॉर एग्जाम्पल जब पोएट बैठ के लिख रही है, शी इज राइटिंग लेटर्स बट शी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग. ऐसा क्यों है? तो आप सोच सकते हो कि इसके मल्टीपल चीजें हैं. एक, the poet is not actively a part of the movement but she is recording the movement for everybody. या फिर जो पोएट है उसने अपने आप को ऑलरेडी लिबरेट कर लिया है, नाउ शी इज वेटिंग फॉर ऑल द अदर्स टू बी लिबरेटेड. तो इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. तो आप जो भी इंटरप्रिटेशन लेकर चलते हो, as long as you're able to justify it properly, there's nothing to worry about. That is completely fine. There is also another instance यहाँ पे जिसपे क्वेश्चन आता है कि अब जो मून है वो शैटर्ड लग रहा है, सीलिंग्स टूट रही है, रूट्स निकल रहे हैं बाहर, टॉलेस्ट ओक जो है वो दिख रहा है आपको और वो मून को शैटर कर रहा है.
इन सब का मतलब क्या है? तो इनके भी बहुत मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपको जो रूट्स डिसएंगेज कर रहे हैं फ्लोर से और फ्लोर टूट रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जब औरतें अपने लिबरेशन के लिए लड़ेंगी तो ऑब्वियसली सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। इट्स नॉट दैट कि सब कुछ पीसफुली हो जाएगा। किसी भी तरीके के रेवोल्यूशन की वजह से अनरेस्ट तो आता ही, इसीलिए जब रूट्स डिसएंगेज करे तो फ्लोर क्रैक कर रहा है। फाउंडेशंस ऑफ फैमिली चेंज होंगी, जिस तरीके जो स्टेटस को है, जिस तरीके से चीजें चलती आ रही है वो बदलेगा, पर वो बदलना नेसेसरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू get the rights of women back to them, and it will be a turbulent time for some time, but then things will fall into place, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी पोएट कहते हैं कि अभी विस्पर्स सुनाई दे रही हैं पर कल सारी चुप हो जाएंगे। अभी जो लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कल ये नॉर्मल हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे। अभी कितना नॉर्मल हो गया है women in the work field. I am here working in front of you despite having a family that now we all equally take care of. ऐसा नहीं है कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का खाना बनाए, घर साफ रखे, घर में रहे। ऑल ऑफ दिस कैन बी वर्कड आउट, इट कैन बी शेयर्ड। थोड़ा सा टर्बुलेंस लगेगा बट फिगर आउट हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पोएट इज सेइंग। एंड जो मून है वो शैटर हो गया है, मतलब अब दुनिया का रुख एक तरीके से चेंज होगा। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि मून जो है एज अ सिंबल, इट हैज ऑफन बिन एसोसिएटेड विद द फेमिनिन। जब हम बात करते हैं कि कितनी खूबसूरत है कोई लड़की, तो बोलते हैं कि चांद जैसी है, चांद सी महबूबा। जो लूनर फेजेस हैं उनको लिंक किया जाता है विमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और जस्ट मून को काफी फेमिनिन बनाया हुआ है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ फेमिनिन एनर्जी। तो वो शैटर हो रहा है, मतलब अब वो जो आप एसोसिएट करते हो ट्रेडिशनल फेमिनिन एनर्जी के साथ, उसके मायने बदल रहे हैं, उसका मतलब चेंज हो रहा है। एंड सो दिस इज स्लोली टेकिंग प्लेस, और ये धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही सब लिबरेट हो जाएंगे, साल लगेंगे, बट धीरे धीरे हो रहा है। एंड द पोएट इज सॉर्ट ऑफ सीइंग इट हैपन, and she is also happy that finally things are going to the way that they are meant to be, that they are supposed to be. ठीक है, ये है इस पोएम का सार। Then we come to our chapter Midgebill the otter. So यहाँ पर Maxwell का pet Midgebill, he was the first of his species to be discovered, इसीलिए उसका scientific name भी Maxwell के ऊपर ही रखा गया है, Maxwell का otter. Maxwell जनरली बहुत ज़्यादा ऑटर्स में इंटरेस्टेड रहा है, नेचर में इंटरेस्टेड रहा है, एंड ही wrote about his entire account and his journey with Midgebill. He adopted this otter in Iraq because he really wanted one, and this is basically an account of him figuring out his bond with the otter. हम नहीं बोल सकते ना कि हमने कुत्ता पाला है, तुम कोई भी जानवर पालेंगे। सब जानवरों की अपनी अलग एक्सेंट्रिसिटीज होती है, उनके अपने अलग तरीके होते हैं, नेचर होता है। तो एक जानवर को समझना, जानवर को आपको समझना, ये पूरी जर्नी है जो मैक्सवेल की हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मिडवेल जब शुरू में आता है मैक्सवेल के पास तो काफी अलूफ सा रहता है, ज्यादा उसको अफेक्शन, प्यार नहीं दिखा रहा होता है, बट slowly their bond develops. Midgebill loves water. In fact, he is very intelligent. He figures out a way to open the tap in the bathtub all on his own, and he splashes his water. In fact, Maxwell remarks in a funny way कि उसको अपनी जिम्मेदारी लगती है कि जहां पर भी पानी दिखे तो मतलब उसको फैला देना है। अब वाटर नहीं, ऑटर्स नॉर्मली स्वॉम्प्स से आते हैं, इसलिए उनकी आदत है पानी में रहने की और पानी को छपाक छपाक करने की। दैट्स हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ एंगेज्ड, दैट्स हिज नेचर, दैट्स हिज इंस्टिंक्ट. Maxwell also learns about him, and then slowly they get close. Midgebill starts sleeping at the crook of his knee, जहाँ पर आपकी नी फोल्ड होती है बेड पे सोते हुए। बहुत जानवरों की आदत होती है कि वो वहीं पे घुस के सो जाते हैं, तो मिचबिल भी ऐसे करता है। And then slowly they grow affectionate towards each other. Then Maxwell decides कि अब मिचबिल को लंदन लेके जाना है। एक एयरलाइन मानती है लेके जाने के लिए, उसमें भी बहुत chaos होता है because you know मिचबिल को बॉक्स में डालना पड़ता है। He ends up hurting himself in the box, he's bleeding. So Maxwell requests the air hostess कि क्या करे। Air hostess is a very kind lady. She says कि इसको निकालो बॉक्स से निकालते हैं तो वो फ्लाइट में भाग के chaos create करता है। And all of this is just to show कि how any kind of pet parenting is not easy. ऐसा नहीं है कि बहुत smoothly सब कुछ हो जाएगा. There will be instances of pure chaos. बट आप उनको बाद में fondly याद करोगे कि वो भी एक टाइम था, याद है जब मिज ने ऐसा किया था।
When they finally reach London, मिचबिल का फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी होता है जो गेम वो खुद से इन्वेंट करता है, where he has this suitcase, he slants it and he puts a ping pong ball and he plays with it, और वो खुद ही बॉल डाल के आके उसको एम्बुश करता है. एंड जब वो वॉक्स पे जाते हैं, he has this habit of walking on the low wall जो एक स्कूल के बाहर होती है, and everybody in the school is very amused by मिचबिल बिकॉज नेटिव एनिमल्स नहीं है ऑटर्स लंदन इंग्लैंड के, और तब इतना इंटरनेट नहीं था कि सबको सब कुछ ही पता होता है हर जगह के बारे में. पीपल वर वेरी फैसिनेटेड बाय मिज एंड दे कुड नेवर राइटली गेस व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल मिज इज. तो बहुत रिडिकुलस उनकी गेसेस होती थी कि ये किस तरीके का कुत्ता है, क्या ये एक ड्रैगन है, व्हाट इज दिस. And Maxwell was very amused by these different reactions from people, and this chapter exemplifies human animal companionship, and एक इंसान कैसे bond करता है, किस हद तक जाता है to take care of his animal, and vice versa, how does an animal adjust with his human. That's what this unit is all about. Alright, then we come to your favorite poem, because ये शुरू होते ही खत्म हो जाती है. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbour and city on silent haunches and then moves on. So here again, your key theme is obviously nature. And fog is being compared to a cat. ये एक metaphor है. What is being compared? The silence with which fog comes and the cat comes. The way in which a fog settles is very similar to a cat sitting on its haunches. Haunches मतलब अपने पीछे के पैर में ऐसे करके जब बैठते हैं animals, excuse me, that is sitting on its haunches. So fog भी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आई, कब आई एकदम से पता ही नहीं चला. जैसे बिल्ली इतने साइलेंटली आती है, कब आती है पता ही नहीं चलता है, वैसे ही फॉग आई और ऐसा लग रहा है कि वो पीछे बैठ गई है, थोड़ा देख रही है सिटी को एंड देन चुपचाप चली जाती है. सो एक नेचुरल फिनोमिनॉन को विच इज अ वेरी मतलब आप चाहो तो आप ना नोटिस करो उसको, ना बात करो उसके बारे में, बट उसको बहुत ब्यूटिफुली लाइक अ स्नैपशॉट a poet captures it, and it's just an appreciative poem for nature and the different phenomena that take place in nature, and comparing the fog to a cat. That is essentially what this entire poem is about. Okay, now we come to Madam Rides the Bus. Okay, we have only Custard, Sermon and Gregory proposal to go to. ठीक है, so हो जाएगा जल्दी, don't stress, don't fret. ठीक है, अब Madam Rides the Bus is a very beautiful story that basically encapsulates the journey of life. Again, it is a coming of age story. ये term आपने अभी 2-3 बार सुन लिया होगा, coming of age क्या होता है. So it is again a coming of age story जहाँ हम समझते हैं कि कैसे लाइफ की जो जर्नी है वो हमें अलग अलग चीज़ों से डील करना सिखा देती है. जो हमारी 8 साल की वल्ली है, ठीक है, वो जो बस राइड में जाती है, आप यूं समझो कि वो जो बस राइड है वो लाइफ है. ठीक है, वो जो जर्नी है, क्योंकि वो कहीं बाहर तो निकलती नहीं है डेस्टिनेशन में, तो वो जो जर्नी ही है वही जिंदगी है. और यहाँ पर उसको बहुत खूबसूरत चीज़ें भी इनकाउंटर करने को मिलती है, ठीक है, एक्साइटिंग चीज़ें भी इनकाउंटर करने को मिलती है, लेकिन उसको डेथ भी इनकाउंटर करने को मिलता है, ग्रीफ भी इनकाउंटर करने को मिलता है, और ये सारे इमोशंस से ही हमारी भी जिंदगी बनती है. नाउ वल्ली इज अ वेरी क्राफ्टी लिटिल गर्ल. वी कैन से दैट कि शी वुड मेक अ ग्रेट सीक्रेट एजेंट, बिकॉज इंटेल कलेक्ट करने में उसका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है. चुपचाप उसने जो ठान ली, अब उसके टुवर्ड्स वर्क कर रही है, वेरी गोल ओरिएंटेड. सो उसने ठान लिया कि उसको बस में जाके देखना ही है कि क्या होता है. सो वेरी क्लेवरली शी कलेक्ट्स इंटेल फ्रॉम एवरीवेयर. शी मैनेजेस टू सेव अप मनी. मतलब एक इतनी छोटी सी बच्ची अपनी टेम्पटेशंस मार रही है फॉर द बिगर गोल कि उसको बस में बैठना ही बैठना है. इतनी मुश्किल से वो पैसे जोड़ती है अपने टू एंड फ्रो जर्नी के लिए. वो सारी टाइमिंग्स पता कर लेती है. शी फिगर्स आउट कि जब उसकी मम्मी सो रही होती है, आफ्टरनून का टाइम इज अ स्लैक टाइम, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, तब मैं आराम से जाकर आ सकती हूँ. एंड वेरी कॉन्फिडेंटली शी कंडक्ट्स हरसेल्फ इन द बस. शी टॉक्स लाइक एन एडल्ट. शी इज ज्यादा किसी को अपने आप को
पेट्रनाइज नहीं करने दे रही है, ऐसे पुछ पुछ करके बात नहीं करने दे रही है, विच इज वाई द कंडक्टर ऑल्सो हु इज अ गुड नेचर्ड पर्सन ह्यूमरसली कॉल्स हर मैडम, और इसी से नाम पड़ता है. बस में जाकर शी इज टर्न्ड ऑफ बाय दिस वन पर्टिकुलर लेडी. उसको लगता है कि उसके कान बहुत अगली है, कोई बीटल वो चबा रहा है, तो डिस्गस्ट भी होती है बिकॉज उसका पहला एनकाउंटर है इन सारी चीजों से. वी वोंट से शी इज जजमेंटल, शी इज जस्ट फिगरिंग आउट थिंग्स, और उसका जो इम्पल्स इमोशन है वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है. वो बस से बहुत फैसिनेट हो जाती है कि इतनी नई बनी हुई है, कितनी साफ है, बाहर के व्यूज से फैसिनेटेड होती है. जाते हुए शी लुक्स एट अ काउ ऑन द हाईवे, और कैसे बस उसको मारने से जस्ट बचती है. एंड शी इज it fills her with joy to see that animal living its life, being so happy, being so cheerful. So सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा होता है. वापसी में वो उतरती नहीं है बाहर सिटी में जाने के लिए, ना वो किसी से कुछ एक्सेप्ट करती है. जब कंडक्टर ऑफर भी करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को ले आता हूँ, तो मना कर देती है, which shows that she is very righteous, self-assured, very सेल्फ रिस्पेक्टिंग सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए. ठीक है, इंटेग्रिटी बहुत है उसमें. वापस जाते हुए again she is very happy and excited at first, but unfortunately she sees that the cow has been hit by a vehicle and it is now lying lifeless and dead on the road, and this has a profound impact on Valli. It is her first sort of brush with grief, death, loss, but she's able to deal with it in a very mature way. उसका दिल बैठ जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है. she doesn't feel like looking out anymore, nothing excites her anymore, and she sits with that sadness and she understands it, and somehow उस वजह से आप कह सकते हो कि वो और wise होती है. and that's how life is for us as well. हर चीज, हर पेन, हर सफरिंग, हर प्रॉब्लम हमें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाती है. वल्ली के साथ भी यही होता है. आयरनी क्या है एंड में, जब वल्ली की मम्मी और उसके रिलेटिव ऐसे बड़ों वाली अडल्ट बातें कर रहे होते हैं, जो कि उनको लगता है कि इन बच्चों को क्या समझ में आएगा, वल्ली को समझ में आता है बिकॉज वो एक्सपीरियंस वो ले चुकी है. बट उसकी मम्मी को नहीं समझ में आता है कि उसको समझ में आ रहा है, ना उसकी मम्मी को ये बताया जा सकता है कि मैं ये सब कुछ करके आई हूँ, मेरी ये जर्नी रही है. सो दैट्स द आयरनी एट द एंड, एंड दैट इज द story of Valli. The tale of Custard the dragon. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and really or truly a little pet dragon. This poem is a ballad. ठीक है, ballad एक लंबी स्टोरी होती है, यूजली एक हीरो की स्टोरी होती है, और एक बहुत ही मतलब इंटेंस तरीके का नरेशन होता है किसी बहुत बड़े इवेंट का. इसमें बैलेट को थोड़ा सा सटारिकल तरीके से यूज किया है, और ये स्टोरी भी एक तरीके से हीरोज जर्नी दिखा रही है. पर हमारा जो हीरो है, आवर हीरो इज एक्चुअली एन अंडरडॉग, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो हीरोइक होगा. वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को ट्रम्प करता है एट द एंड एंड टर्न्स आउट टू बी द हीरो. एवरीबडी एल्स इज वेरी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और सब बुली करते हैं कस्टर्ड को. बट कस्टर्ड टर्न्स आउट टू बी द ओनली वन हु इज एबल टू फाइट द पायरेट. ओके, तो यहाँ पर बहुत पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, लेकिन आपको और आपको आइडेंटिफाई करने भी इजीली आ जाएंगे. मेनली जो होता है, एक तो रियालियो ट्रूलियो बार बार यूज हो रहा है, ये रिपीट भी होता है, और ये एक पोएटिक लाइसेंस भी है. रियली ट्रूली को रियालियो ट्रूलियो बना दिया है. इट गिव्स सॉर्ट ऑफ whimsical फील टू द एंटायर पोम. तो आप इसकी टोन को जब बताओगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि इट्स ह्यूमरस, इट्स प्लेफुल, इट्स whimsical. ठीक है इसका जो स्टाइल वो बैलेड, but you can describe it as playful and whimsical. And the Rialio Trulio, because it sounds like a magic chant, it adds to the whimsy of the entire thing. ठीक है, अब आप ये बोलो कि ये जो इंक है कहाँ गया, she named him ink. हाँ, तो इंक क्योंकि ब्लैक है इसलिए उसका नाम इंक है,
और एक पॉइंट पे जब उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे कैसे आता है, तो ये बोलते हैं कि ट्रिकल करके आता है। ट्रिकल क्यों बोला है? बिकॉज आप किसी लिक्विड को पोर करोगे तो वो ट्रिकल ही करेगा, तो इंक, इट्स लाइक अ प्ले ऑन द नेम इंक, कि वो भी ट्रिकल करके नीचे आ रहा है। इसका बेसिक आपको मोरलेस पूरी पोम का प्लॉट तो पता ही होगा, सो आई विल नॉट गो इनटू द निटी-ग्रिटी डिटेल्स ऑफ दिस, बट टू मेक दिस इजियर, आई हैव टोल्ड यू द टोन, आई हैव टोल्ड यू द थीम। हीरोज जर्नी है, अंडरडॉग का जर्नी है, आप जिसको अंडर एस्टिमेट करते हो वही एंड में हीरो निकलता है। ट्रू ब्रेवरी का मतलब क्या है? डज actual act of bravery matter more, or does showing off and being pretentious about it matter more? Actions speak louder than words. ये सारी themes है इसकी. To make the poetic devices easier, after this entire, you watch this entire video, I will come up with a very short video where I will simply underline and show you all the different poetic devices being used specifically in this poem. और किसी और पोएम में होगा जहाँ पे डिफिकल्टी होती है बच्चों को, तो उसका भी कर दूंगी, सो दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको कोई डाउट ना हो. Otherwise, this is a fairly easy poem to understand. It's long, but it's fun to read. It's interesting, and इसमें कुछ बहुत हार्ड नहीं है. जैसे आप फनी फनी चीजें खुद ही रियलाइज कर सकते हो. आज शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड के टेस्ट को अक्सर शार्प क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एकदम से हिट करता है ऐसे, तो हम मस्टर्ड को शार्प बोलते हैं. तो यहाँ पे जो कुत्ता है वो येलो है मस्टर्ड की तरह, और उसको अब शार्प भी बोला है मस्टर्ड की तरह. और यहाँ पे एज यूज हुआ है इसीलिए सिमिली है. तो सिमिली, मेटाफर्स, ये तो आप इजीली दिखा सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो. रेपिटिशन हो रही है, पूरा पूरा स्टैंजा रिपीट होता है, रिफ्रेन आता है. तो ये सारी चीजें आपको एक 5 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, सो दैट यू कैन जस्ट सिंपली रेफर टू दैट. वैसे भी इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस का एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से. इन सबसे इंपॉर्टेंट थीम समझना है, टोन समझना है, पॉइंट समझना है. ठीक है, कस्टर्ड का कंपैरिजन किसी और कैरेक्टर से अगर हो रहा है तो यू नो उसमें क्या कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टर्ड के कैरेक्टर को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, बेलिंडा को कैसे डिस्क्राइब करोगे, एंड ऑल द थीम्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू. इन सब चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा आता है. यू डोंट हैव टू हाइपर फिक्सेट एंड वरी अबाउट द डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सरमन एट बनारस. बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप चैप्टर है. इसको तो आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए, एंड यू शुड रीड मोर अबाउट द लाइफ or the teachings actually of Gautam Buddha. But for the purpose of this chapter also deals with loss. तो पहले हमें थोड़ा सा समझने को मिलता है कि गौतम बुद्ध की जर्नी कैसे रही है, वो कैसे सिद्धार्थ से बुद्धा बने. ही सॉ द सफरिंग इन द वर्ल्ड, कि कैसे लोग मर रहे हैं, डिजीज्ड हैं, भीख मांग रहे हैं, खाने को नहीं है, और कितनी पीड़ा में वो जी रहे हैं. एंड ही इज सिटिंग इन हिज प्रिविलेज्ड कासल. He is really affected by their suffering, and so he gives up everything and he goes and he meditates and he finally attains enlightenment. उसके बाद वो यही कि कैसे आपको suffering से आप बच सकते हो, इसका ज्ञान वो सबको देते हैं through sermons. एक sermon at बनारस जो है वो बात करता है कीसा गौतमी की स्टोरी का. Now कीसा गौतमी lost her child, and obviously एक बच्चे की डेथ बहुत ही unnatural होती है, क्योंकि नॉर्मली आप अपने पेरेंट्स की डेथ देखते हो. पेरेंट्स अपने बच्चे की डेथ देख ले तो वो और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उनको, बहुत और ग्रीफ, बहुत और डिस्पेयर लेकर आता है. एंड कीसा गौतमी अलग ही डिनाइल में चली जाती है कि मेरा बच्चा तो मरा नहीं है, इसको मैं जिंदा कर सकती हूँ वापस. सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि अब जो हो गया है वो हो गया है, शी गोज इनटू सॉर्ट ऑफ अ डिल्यूजनल फेज, जो कि ग्रीफ के साथ आता है बहुत लोगों को. लोग समझाने की कोशिश करते हैं, किसी का समझाया हुआ कीसा गौतमी को नहीं इम्पैक्ट कर पाता. फाइनली दे सजेस्ट कि आप बुद्धा के पास जाओ. अब यहाँ पर बुद्धा एक बहुत खूबसूरत चीज करते हैं. उनको भी पता है कि समझाने से इसको समझ में नहीं आने वाला, मैं कुछ भी बोलूं वो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिसको समझना होता है वो अपने ही एक्सपीरियंसेस से खुद समझता है. सो कीसा गौतमी को वो एक एक्टिविटी दे देते हैं, जिस एक्टिविटी के थ्रू ही रियलाइजेस दैट शी विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वो एक्टिविटी होती है कि आपको मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं, लेकिन ऐसे ही घर से लेके आने जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है. थ्रू दिस कीसा गौतमी रियलाइजेस कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है, एंड शी लेट्स गो ऑफ दैट sort of grief and starts accepting the fact that her child is no more. So the
एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस जो हम लोग ने बॉल पोएम में देखा था वो भी एक बहुत बड़ा थीम है. डीलिंग विद डेथ जो हम वल्ली के चैप्टर में देखते हैं वो भी यहाँ पर एक थीम है. बट यहाँ का जो ट्रू इंटेंशन है समझाने का वो ये है कि सफरिंग, डेथ, ये सब कुछ आपको लाइफ में झेलना ही पड़ेगा. एंड you can fight through all of this, you can live through all of this if you practice the act of detachment, which is the sar of Buddhism. कि आपको दुनिया में हर चीज को देखना है कि ये एक टेम्पररी टाइम के लिए मेरी लाइफ में है, चाहे वो मेरी चीजें हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, मेरे आसपास के लोग हो. आप उनको पूरा प्यार दो, आप अच्छे से जियो, बट विद दैट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट. एंड सफरिंग तो होगा ही होगा, बट इफ आई डोंट अटैच माई सेल्फ टू थिंग्स आई कैन मिनिमाइज दैट सफरिंग. अगर मैं ये थॉट ना लेकर बैठ जाऊं कि ये इंसान नहीं होगा मेरे इस जीवन में तो मैं मर जाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कम प्यार करते हो, बट इसका मतलब ये है कि आप समझते हो कि हमारी लाइफ, उनकी लाइफ, कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. तो जब तक वो है उसे खुशी खुशी एक्सपीरियंस करो, जब वो नहीं है बी सैड, बट देन understand that that's the nature of this world, that is the law of this world, and there's nothing you can do about it. All right, okay, last unit and last poem. After that we have our last chapter and then we can wrap up this session, which could have gotten a bit tiring for some of you. So यहाँ पर for Anne Gregory, बहुत ही famous poet, विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, that is talking about outer beauty versus inner beauty, man's capability of loving versus God's capability of loving. So man's love versus divine love, superficiality of human love and the डेप्थ ऑफ डिवाइन लव, इसके बारे में ये पोम बात करती है. तो शुरू में इट्स अ कॉन्वर्सेशन, सो यू कैन से दिस पोम इज कॉन्वर्सेशनल बट इट्स ऑल्सो फिलोसॉफिकल. ओके, हियर फर्स्ट saying, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not for yellow hair. Basically what he's trying to say is कि जैसे लोग दिल जले आशिक नहीं होते कि किसी को देख के एकदम ही पागल हो गए और अब वही घूम रही है दिमाग में, तो वो ऐसे यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर होते हैं, दिल जले आशिक. बेसिकली यही समझो, वो आपकी खूबसूरती से पागल हो गया, आपके हनी कलर्ड बाल जो आपके कान के आसपास ऐसे लटकते हैं जैसे एक किले के आसपास की दीवार होती है, रैम्पार्ट्स उसी को बोला जाता है. वो मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा आशिक नहीं होगा जो तुमसे तुम्हारे इनर बीइंग के लिए प्यार करता है. हर कोई तुमसे तुम्हारी खूबसूरती के लिए प्यार कर रहा है. यहाँ पे जो हेयर है, इट्स लाइक अ स्टैंड इन और अ सिंबल फॉर आउटर ब्यूटी. सो दैट्स व्हाई आई सेड इसका एक इंपॉर्टेंट थीम है आउटर वर्सेस इनर ब्यूटी. उसके जवाब में लड़की क्या बोलती है, लड़की कहती है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई. तुम बेसिकली मैं अपने बाल का कलर कुछ भी कर लूं, ये तो इसका कहने का मकसद ये है कि ब्यूटी तो चेंज होती रहती है, वो एज के साथ चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज होती है, कोई बीमार हो जाए तो चेंज हो जाएगी, जरूरी नहीं है आप पूरी जिंदगी एक ही तरीके से आप एक ही तरीके का दिखो. सो ब्यूटी इज not eternal, which can also be something you can use as a theme. Beauty is not eternal, it is ever changing. कभी ज्यादा हो कभी कम हो, subjective है, किसी को सुंदर लग सकती हूँ किसी को नहीं लग सकती. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे प्यार करे वो मुझे मेरे लिए प्यार करे, मैं जो अंदर से उसके लिए प्यार करे, not for my physical beauty but for my soul. इस बात पे the man replies कि ये सिर्फ गॉड कर सकता है, हम ह्यूमंस की औकात के बाहर है कि हम किसी को उतना सच्चा प्यार कर सके. सो ओनली गॉड इज केपेबल ऑफ ट्रू सेल्फलेस लव. सो यहाँ पे थीम क्या आ जाती है, ह्यूमन वर्सेस डिवाइन लव. इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, हेयर जो है वो एक सिंबल है किसके लिए, फिजिकल ब्यूटी के लिए.
हेयर का कलर जो बार बार चेंज हो रहा है वो एक सिंबल है किसी लिए, किस चीज के लिए? टू शो दैट ब्यूटी इज नॉट इटर्नल, इट इज एवर चेंजिंग. ठीक है. And finally, we come to our last chapter, which is the proposal written by the very famous Russian playwright Anton Chekhov. So, सबसे पहली चीज which you should know, it is a farce. farce का मतलब क्या होता है? इसमें आपके जो characters हैं वो highly exaggerated है, आपके जो हरकतें वो कर रहे हैं वो highly exaggerated है, all to sort of satirize and शो कि कितनी रिडिक्युलस और एब्सर्ड है ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं. तो यहाँ पर एक्चुअली 3 चीजें कर लेते हैं. एक तो पहले कैरेक्टर स्केचेस कर लेंगे हमारे 3 एकदम ही पागल कैरेक्टर्स के. सो वी हैव लोमोव, चुबुकोव एंड नटालिया. लोमोव कैसा है? एंग्शियस, नर्वस, बात बात पे उसको पैल्पिटेशंस हो जाते हैं, बट दिस डजंट स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव. ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट ही इज immature. He doesn't know how to be the bigger person कि चलो मैं ही जाने दूँ, मैं लड़ाई छोड़ दूँ, सामने वाला नहीं छोड़ रहा है तो. And we can also say that he is kind of selfish. His motives to marry are very selfish कि मैं 35 years का हो गया हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे अच्छी बीवी नहीं मिलेगी अगर मैंने शादी को और डिले किया तो. Then we come to Chubukov. Again we can say that he is immature. He is two-faced, मतलब दोगला है. जब लोमोव उसको लगा पैसे मांगने आया है तो बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पर जब पता चला कि नटालिया से शादी करने के लिए आया तो तुरंत मान जाता है कि हाँ नटालिया से तो शादी कर लो. सो ही इज नॉट हु ही सीम्स ही इज. अंदर की बात कुछ और, बाहर की बात कुछ और होती. तो यू कैन ऑल्सो से ही इज डिसेप्टिव. ही इज ऑल्सो अ वेरी सेल्फिश मैन, राइट. ही इज ऑल्सो रेडी टू फाइट, वो भी आर्ग्यूमेंटेटिव है. नटालिया की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, अपनी बात मनवा कर ही रहेगी, जिद्दी बोल सकते हैं, स्टबर्न, खुद ही उसको हिस्टेरिकल, और थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि वो इरैशनल भी है. ठीक है. यहाँ पर चुबुकोव को हम इररिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हैं. ठीक है. दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर स्केचेस. अब मैंने आपको बोला था कि ये जो प्ले है ये एक फार्स है. इसका मतलब सब कुछ हाईली एग्जैजरेटेड है. क्यों? टू ब्रिंग आउट द absurdity and ridiculousness of social norms. यहाँ पे स्पेसिफिकली किस सोशल नॉर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है? अपर क्लास रशियन मैरिज का मजाक उड़ाया जा रहा है. ठीक है. तो आपको थीम पता चल गई है, आपको कैरेक्टर स्केचेस पता चल गए. जल्दी से थोड़ा सा प्लॉट को हम लोग अंडरस्टैंड कर लें. तो लोमोव के शादी करने के इंटेंशंस बहुत ही वियर्ड है कि वो बुढ़ा होता जा रहा है, बीमार पड़ जाता है इजीली, तो जल्दी से शादी कर लेता है. उसको लगता है कि नटालिया एक अच्छा मैच है, पड़ोसी है, एस्टेट भी अच्छा खासा है, अच्छा घर संभाल लेगी, देखने में भी ठीक ठाक है. चुबुकोव को अपनी बस जिम्मेदारी से हाथ धोना है कि बेटी है, जल्दी जल्दी शादी कराओ. लोमोव को कुछ बहुत खास आदमी वो समझता नहीं है, बट उसको लगता है कि रिश्ते वाइज अच्छा है, एस्टेट वेस्टेट है इसके पास. नटालिया जो है लड़ रही है लोमोव से फालतू की बातों पे, जब शादी करने की बात आती है तो कंप्लीटली इंटरेस्टेड है उससे शादी करने में. पहली लड़ाई इनकी किस चीज के पीछे होती है? ऑक्सन मेडोज के पीछे होती है कि कौन ऑक्सन मेडोज को ओन करता है, राइटफुल ओनर का. इसमें एब्सर्डिटी क्या है, इसमें जो फार्सिकल एलिमेंट्स है वो क्या है
कि अगर तुम लोग शादी कर लोगे तो ऑक्सन मेडोज दोनों का ही हो जाएगा, फिर भी लड़ाई करनी है। नटालिया अड़ी हुई है कि ऑक्सन मेडोज वैल्यूएबल नहीं है, बट मैं ऑन प्रिंसिपल लड़ाई कर रही हूँ। लोमॉव भी लड़ रहा है कि नहीं ये हमारा ही है। दोनों एक दूसरे के खानदान को, जिसमें वो शादी करने वाले हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये लड़ाई सॉर्ट आउट होती है जब नटालिया को पता चलता है कि लोमॉव रिश्ता लेने आया था। तो नटालिया थोड़ा सा डिफ्यूज करने की कोशिश करती है सिचुएशन को, लेकिन वो फिर लड़ाई में तब्दील हो जाती है। वो हंटिंग की बात छेड़ देती है, तो हंटिंग डॉग्स गेस वर्सेस स्क्वीजर के बारे में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब कुत्तों पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। फाइनली लोमॉव फेंट हो जाता है। नटालिया फिर रोती है कि हाय ये मेरा पति हो सकता था, ये तो मर गया। फिर जब लोमॉव जागता है, चुबुकॉव फाइनली जल्दी जल्दी उनका रिश्ता पक्का करा देता है। बट अगेन फार्सिकल एलिमेंट यहाँ पे क्या आता है कि फनी तरीके से चुबुकॉव शैंपेन लेके आ रहा है कि सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नटालिया और लोमॉव अभी भी लड़ रहे हैं कि किसका कुत्ता बेटर है। तो बहुत रिडिकुलस बिहेवियर है कैरेक्टर्स का, जस्ट टू शो कि जो शादी करने के रीजंस है, जो अपर क्लास सोसाइटी को मन होता है अपनी इमेज मेंटेन करके रखने का, ये सारी चीजें कितनी स्टूपिड है, कोई डेप्थ नहीं है इनमें, सब कितना सुपरफिशियल है। एंड येट दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। फार्स में जो चीजें एग्जैजरेट की जाती हैं, आप बोलोगे कि रियल लाइफ में तो कोई ऐसे नहीं बिहेव करता है, लेकिन सबके दिमाग में तो वही चीजें चल रही होती है। तो फार्स को लिखने का पर्पस ही है कि जो तुम्हारे दिलो दिमाग में चल रहा है, तुम्हें दिखाया जा रहा है कि वो अगर हो जाए तो वो कितना रिडिकुलस होगा। सो अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लो। एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। बहुत जोर की ताली मार दी मैंने, सॉरी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड ऐसे ही हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी एंड टू एंड कवर करेंगे, ताकि आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाए। रीडिंग एंड राइटिंग पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट होपफुली वी विल स्टार्ट कमिंग लाइव टू हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन। सो स्टे ट्यून्ड, subscribe to the channel, like the video, don't forget to share with your friends, comment whatever it is that you want next, and I will see you next time. Till then, take care, bye bye.